है ना, या इंडिविजुअल पार्टिकल को कहते हैं। हाँ आगे, सब एटॉमिक पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इसके साथ में पॉजिट्रॉन, न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो, मेजॉन, पाई प्लस मेजॉन, पाई मेजॉन और पाई माइनस मेजॉन। अब ये सब पर चार्ज और मास, एक विशेष बात बताए थे कि इलेक्ट्रॉन को का मास होता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg, लेकिन इसको क्या समझते हैं हम लोग, नेग्लिजिबल। क्यों समझते हैं, तो यहाँ पे लिखे थे क्योंकि इसका मास एक एमयू से 1/1835 या 1836 टाइम्स है 1/एमयू का। फिर बताए थे इलेक्ट्रॉन पे चार्ज 1 मोल पे, फिर ये थोड़ा सा लिख से हटके बात हुआ था, रिडॉक्स चूंकि हम लोग पढ़ लिए ना, इस वजह से ये बातें भी यहाँ पे कर लिए थे कि एल्युमिनियम को एक्सट्रैक्ट करना है एल्युमिनियम ऑक्साइड से, तो कितना मोल या कितना चार्ज लगेगा, है ना। फिर Q बराबर एनी फार्मूले पे क्वेश्चन किए थे, 1 कूलम ऑफ चार्ज में कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा। प्रोटॉन मतलब चार्ज मास पढ़े, न्यूट्रॉन का चार्ज मास पढ़े, पॉजिट्रॉन, ये डिस्कवरी ऑफ पॉजिट्रॉन भी कह सकते हैं इसको, है ना। पॉजिट्रॉन कैसे डिस्कवर हुआ, तो व्हेन प्रोटॉन कन्वर्टेड टू न्यूट्रॉन इन ड्यूरिंग न्यूक्लियर रिएक्शन दे विल इमिट ए पॉजिट्रॉन, है ना, जिस पॉजिटिव चार्ज होता है और मासलेस भी होता है। न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो स्पिन बैलेंस करता है इलेक्ट्रॉन का, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मोशन, ठीक है। फिर मेजॉन के बारे में पढ़े कि ये भी एक डिराइव्ड पार्टिकल है, पॉजिटिवली चार्ज भी है, नेगेटिव चार्ज भी है और न्यूट्रल भी है, और तीनों मासलेस है। फिर याकाबा मेजॉन थ्योरी आया, जिस थ्योरी में ये कॉन्सेप्ट दिया गया कि दो सिमिलर चार्ज पार्टिकल लाइक प्रोटॉन हाउ प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस, है ना, बाय न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। साथ में यहाँ पे जाने हम लोग कि दो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल यदि 10⁻⁻10 मीटर के रेडियस में, यानी न्यूक्लियस के अंदर 15 10⁻⁻15 मीटर के रेडियस में रहेगा, तो फोर्स ऑफ रिपल्सन के बजाय फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप हो जाएगा, जिसको न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहेंगे, है ना। और ये बताए आपका डिस्कवरी ऑफ मेजॉन कि दो प्रोटॉन आपस में मेजॉन को पकड़ के रहता है। इसमें एग्जाम्पल दिए थे, दो कुत्ता और एक हड्डी, ठीक है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन, प्रोटॉन न्यूट्रॉन। इसके आगे ये तो वही लिखा हुआ है, न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बताए हैं। एंड फिर डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ। डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट हुआ सबसे पहले, जो विलियम क्रूक साहब के, है ना। शीशा का एक ट्यूब है, कैथोड एनोड लगाए हैं और इस ट्यूब को वैक्यूम पंप से जोड़ करके इसका प्रेशर डिक्रीज किए हैं। इस अंदर का गैसियस प्रेशर को एक एटीएम से कितना एटीएम करने के लिए, 1/100 एटीएम, है ना। इसके अंदर कुछ न कुछ गैसियस मॉलिक्यूल प्रेजेंट होंगे, प्रेशर घटाना है 1/100 एटीएम। अभी हम लोग जो गैसियस प्रेशर पे है वो 1 एटीएम है, और उसी का 100वां भाग कर देना है अंदर का प्रेशर, तब गैस भी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हुए नजर आएगा। जनरली गैस आर इंसुलेटर, जनरली गैस डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। लेकिन एट वेरी लो प्रेशर एंड हाई वोल्टेज गैसेस ऑल्सो कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ये डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट से विलियम क्रूक साहब बताए, ठीक है। क्रूक साहब के आने के बाद डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में गए, जे थॉमसन साहब ने किया, और थॉमसन साहब भी क्रूक साहब के एक्सपेरिमेंट को दोहराया, 10,000 से 20,000 वोल्ट 1/100 एटीएम। तो दिखाई देता है कि सम ऑफ द इनविजिबल रेज कमिंग फ्रॉम द साइड ऑफ कैथोड एंड इंसिडेंस ऑन द स्क्रीन प्लेस बिहाइंड द एनोड एंड प्रोड्यूसेस ग्रीन फास्फोरेसेंस, है ना, या फिर सिंसिलेशन, ठीक है, या फिर ग्रीनिश ग्लो,
द इनविजिबल रेज कॉल्ड एज कैथोड रेज, ये कैथोड की तरफ से आता है और एनोड के पीछे स्क्रीन लगा हुआ उस पर इंसिडेंस होता है। बाकी लिख दिए थे। और फिर प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज हमने आपको बताया कि कैथोड रेज के पाथ में कोई ऑब्जेक्ट रख देंगे तो उसका शैडो बन जाएगा, इसका मतलब है रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन, है ना। लाइट पैडल रख दिए तो ये रोटेट करने लगेगा, इसका मतलब है कि कैथोड रेज ट्रांसफर द काइनेटिक एनर्जी टू लाइट पैडल, है ना। और कोई नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज यदि रख देंगे तो सब कैथोड रेज डेविएट कर जाएगा पॉजिटिव प्लेट की तरफ, मतलब इसमें नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है ना। इसी मटेरियल पार्टिकल को फर्दर इलेक्ट्रॉन्स कहा गया, जो पार्टिकल व्हील को रोटेट कर दे रहा था, काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर कर रहा था लाइट पैडल में, उसी पार्टिकल को क्या कहा गया? इलेक्ट्रॉन। इसके अलावा हमने बताया कि कैथोड रेज में पेनिट्रेशन पावर होता है, और हमने बताया कि कैथोड रेज आयोनाइज कर देता है वो गैस जिससे वो पास होगा, चूंकि इसमें इलेक्ट्रॉन है, कोई गैस पे इलेक्ट्रॉन जाकर के ऐड हो जाएगा, वो गैस नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। एक्सरेज का डिस्कवरी यहाँ रोटेंजन साहब किए हैं। हमने बताया कि कोई हैवी मेटालिक प्लेट पे जब कैथोड रेज इंसिडेंस होगा, ये कैथोड रेज है, कैथोड रेज को हैवी मेटालिक प्लेट पे इंसिडेंस करेंगे तो एक रिफ्लेक्टेड रेज जो होगा उसी रेज का नाम है एक्स रेज, ठीक है। और ये डिस्कवर्ड बाय रोटेंजन साहब। फिर था स्पेसिफिक चार्ज। प्रॉपर्टी ये है, स्पेसिफिक चार्ज ऑन कैथोड रेज इज रिमेन कांस्टेंट। बातें हुई कि स्पेसिफिक चार्ज होता क्या है, तो E बाई एम, Q को चार्ज कहते हैं, M को मास कहते हैं। अब द मटेरियल पार्टिकल विच कंसिस्ट कैथोड रेज कैरी नेगेटिव चार्ज पार्टिकल एंड नोन एज इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब थोड़ा सा स्पेसिफिक चार्ज जाने कैथोड रेज का। स्पेसिफिक चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन या फिर कैथोड रेज, है ना। स्पेसिफिक चार्ज इज इक्वल टू क्या बताया गया? चार्ज बाई मास। Q बाई एम चार्ज चूंकि E कहलाएगा, या इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, E बाई एम रेशियो भी कह सकते हैं, है ना। स्पेसिफिक चार्ज बराबर E बाई एम रेशियो। स्पेसिफिक चार्ज को E बाई एम रेशियो कहते हैं। E जहाँ पे चार्ज है, M कहाँ है, वहाँ पे क्या है? मास। और स्पेसिफिक चार्ज इलेक्ट्रॉन का यानी कैथोड रेज का आता है 1.75 इंटू 10 टू द पावर 11। चार्ज का यूनिट कूलम पर केजी, 1.75 इंटू 10 टू द पावर 11 कूलम पर केजी। स्पेसिफिक चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन्स लिखो। देखो 2 क्लास पढ़े हम लोग, 10 मिनट में पूरा स्लाइड प्लेट दिए हम लोग, 20 करीब करीब सब पढ़ ही दिए ना। 5 से 10 मिनट लगता है रिवीजन करने में, तो 10 मिनट में रिवीजन हो ऐसा समझना रहता है, बिना समझे नहीं होगा। समझने के बाद ये 10 मिनट लगेगा, और यदि 10 ही मिनट लगता है तो कितना बार रिवीजन हो सकता है। जब जब पढ़ना रहेगा रोज तक उतना पेज पलट देंगे, क्या क्या था। थॉमसन साहब का कैलकुलेशन था स्पेसिफिक चार्ज इलेक्ट्रॉन का 1.75 इंटू 10 टू द पावर 11 कूलम पर केजी। यहां पे थॉमसन साहब का ऑब्जर्वेशन पढ़े थे, एक्सपेरिमेंट पढ़े, थॉमसन साहब का
कैलकुलेशंस पढ़े। ये थॉमसन्स कैलकुलेशन है ना। डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन कौन किए? डिस्कवरी इलेक्ट्रॉन का जे थॉमसन। कौन से एक्सपेरिमेंट से? कैथोड रेज एक्सपेरिमेंट। डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट विलियम क्रूक साहब का है। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई कैथोड रेज एक्सपेरिमेंट से, ठीक है। कैथोड रेज पर स्पेसिफिक चार्ज क्या है? और ये कांस्टेंट है ना। प्रॉपर्टीज लिख दिए इधर। ये स्पेसिफिक चार्ज ऑन कैथोड रेज रिमेन कांस्टेंट। और अब यहां पर लिख देंगे कि स्पेसिफिक चार्ज ऑन कैथोड रेज और इलेक्ट्रॉन does not depends on nature of gas taken inside discharge tube। और मटेरियल यूज्ड एज इलेक्ट्रोड। कौन सा मटेरियल कैथोड एनोड के रूप में इस्तेमाल किया, या कौन सा गैस आपने डिस्चार्ज ट्यूब में लिया, ये सब बातों पे स्पेसिफिक चार्ज डिपेंड नहीं करता है। देखो क्या लिखा है, स्पेसिफिक चार्ज ऑन कैथोड रेज या इलेक्ट्रॉन डज नॉट डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ गैस टेकन इनसाइड डिस्चार्ज ट्यूब। साथ में मटेरियल यूज्ड एज इलेक्ट्रोड। देखो ये बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये बात आपको जानना इसलिए नहीं है कि ये होता है, इसलिए जानना है ना कि चार ऑप्शंस जो आएगा उसमें से कौन सा गलत और कौन सा सही करने के काम में आएगा। स्पेसिफिक चार्ज कैथोड रेज का ना नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड करता है, ना तो कौन से कैथोड और एनोड लिए हैं, प्लेटिनम का लिए थे कि लोहा का लिए थे, इस सब पर डिपेंड नहीं करता है। तो बोले सर किसका करता भी है, तो हाँ किसी का करता है, इसीलिए इस पे नहीं करता ये जानना है। एनोड रेज का स्पेसिफिक चार्ज कौन से गैस लिए हैं इस पे डिपेंड करता है ना। प्रॉपर्टीज ऑफ एनोड रेज आगे बताएंगे। एनोड रेज और कैथोड रेज के प्रॉपर्टीज में मेजर अंतर यहीं पे है, अदरवाइज करीब करीब सारा प्रॉपर्टीज सेम है। एनोड रेज का स्पेसिफिक चार्ज कौन से गैस लेंगे डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर उस पर डिपेंड करेगा, कैथोड रेज का डिपेंड नहीं करेगा, ठीक है। अब क्यों करेगा क्यों नहीं करेगा ये तो हम लोग समझ लेंगे, ठीक है समझना। थॉमसन साहब को स्पेसिफिक चार्ज पता चला। अभी तक चार्ज और मास नहीं पता चला है, सिर्फ चार्ज ही पता चला है। चार्ज भाई मास पता चला है, चार्ज नहीं पता चला है। चार्ज निकलता है एक एक्सपेरिमेंट से जिसको कहते हैं मिलिकन वाल्ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। मिलिकन वाल्ड्रॉप एक्सपेरिमेंट ये भाई साहब का थोड़ा सा स्पेलिंग देखना पड़ेगा लगता है। मिलिकन वाल्ड्रॉप एक्सपेरिमेंट है ना। थॉमसन साहब को चार्ज बाई मास पता चला था, और ये मिलिकन साहब हैं, ठीक ही है,
मिलिकन वाइल्ड ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, मिलिकन्स वाइल्ड ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। हाँ, हम लोग भाई साहब का इज्जत करके मिलिकन कहे, नहीं तो हम तो मोलिकन कह देते हैं, है ना, ये आई की जगह यू लगा देते हैं। अभी भी वही मन कर रहा था कि यू ही काहे नहीं लगा दे, मोलिकन हो जाएगा। ये मिलिकन साहब वाइल्ड ड्रॉप एक्सपेरिमेंट किए थे। काहे का वाइल्ड ड्रॉप एक्सपेरिमेंट हुआ है? ये एक्सपेरिमेंट किस चीज का है? फॉर कैलकुलेशन ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, है ना, फॉर कैलकुलेशन ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। इसको ऐसे समझो, ये एक पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट है, ठीक है, ऐसे समझो, ऐसे एक नेगेटिव प्लेट, मतलब ऐसे रखे है ना, ऐसे नहीं समझना है, ऐसे समझना है, नेगेटिव और पॉजिटिव प्लेट, और बीच में यहाँ पे वाइल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, वाइल पर इलेक्ट्रॉन स्टिक है, ऐसे समझना है, वाइल पे इलेक्ट्रॉन एडहेयर है। और रहता ही है ना यार, हम लोग ये सब बात बोलते हैं तो बहुत नाजायज नहीं है। बचपन में छठा में पढ़े थे कि कंघी करने के बाद उस कंघी को बीट्स ऑफ पेपर में सटाते हैं तो सटता है, मतलब हो गया कि कंघी जो है आपका चार्ज्ड हो गया, इसीलिए पेपर को क्या कर लिया, सटा लिया। पढ़ते थे ना, तो वाइल सटा हुआ है किस पे, वाइल इलेक्ट्रॉन सटाया हुआ है, एक वाइल का ड्रॉप इलेक्ट्रॉन सटाया हुआ है, लाइक दैट। या इसको एक इलेक्ट्रॉन समझना है, क्या समझना है, एक तो इलेक्ट्रॉन समझना है। हम लोग ऐसे ऐसे करके रगड़ देते हैं ना, तभी वो 1,000-2,000 इलेक्ट्रॉन्स निकल के चल जाता है बाहर, इसे पता है ये ना। हाँ, फ्रिक्शन इलेक्ट्रिसिटी क्या पढ़े थे कि कंघी, बाल और कंघी, जब कंघी करते हैं फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी में, तो हाँ, तो कंघी पर फिर बिट्स ऑफ पेपर कैसे चिपकता है, तो बोले चार्ज्ड हो गया। अरे चार्ज्ड हो गया मतलब क्या, किसी का इलेक्ट्रॉन कहीं चला गया, जिस पर चला गया उस नेगेटिव चार्ज, जिसका गया उस पर पॉजिटिव चार्ज। यही इतना तो होता है चार्ज का कॉन्सेप्ट, है ना। कंघी कर रहे हैं, या फिर सील को ग्लास पे रब करना था, ऊल को करना था, ये सब नहीं किए थे। तो यही सब चार्ज 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 वहां पर अलग कुछ लगता है, इलेक्ट्रॉन अलग है, चार्ज अलग है। चार्ज बोलने का मतलब इलेक्ट्रॉन ही होता है ना। जैसे कि ऐसे रगड़ दिए तो ये हाथ लहर जाएगा, तो 50-100 को 1,000-2,000 इलेक्ट्रॉन झड़ जाएगा, बस ऐसे समझना है, ये चार्ज हो गया। ये वाला ऐसे ऐसे करके इसमें ये लोहा का रेड है, अभी कुछ चिपकता है इसमें, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो गया, है ना। वही है इलेक्ट्रॉन वाइल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट में, ये इलेक्ट्रॉन का पार्टिकल है, ऐसे समझना है, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे चार्ज पार्टिकल है, तो चार्ज पार्टिकल नीचे गिर जाना चाहिए, किस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से, कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से नीचे गिर जाना चाहिए, एम जी। ये अच्छा, ये पॉजिटिव कर लेते हैं, ये नेगेटिव कर लेते हैं। अब बताइए, ये नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है, इसको ई वाला अट्रैक्ट कर रहा होगा कि नहीं कर रहा होगा, क्या, इसको ई मान लेते हैं। ई नहीं मानते हैं हम लोग जबरदस्ती। एक बात होता है जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में तुम लोग पढ़ेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ होता है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, है ना, उसको लिख रहे हैं हम लोग ई से, और ई तो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है ही है।
तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ को ई लिखते हैं, मतलब यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव फील्ड जो बना है ना उसका स्ट्रेंथ कुछ होगा, कितना होगा, ई के बराबर। और इलेक्ट्रिक फोर्स, कौन फोर्स, फोर्स बराबर होता है Q इंटू ई, तो E इंटू ई, बस ये समझना है, चार्ज इंटू ई, Q इंटू ई। अब जब ये वाइल ड्रॉप एक इलेक्ट्रिक फील्ड में हैंग कर रहा है, मतलब लटक रहा है, गिर नहीं रहा है, लटक रहा है, मतलब कि ऐसे फील्ड है और यहाँ पर 10-20 इलेक्ट्रॉन्स को फेंक दिया जाए तो ये यहीं पर क्या कर रहा है, हैंग किया हुआ है, नीचे गिरा नहीं। इसका मतलब है कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फोर्स किसके बराबर है, ग्रेविटेशनल फोर्स के बराबर। तो कर लेना है हम लोग को mg बराबर E इंटू ई, ठीक है। अब देखो इसी में निकल रहा है E बाई एम, देखो E बाई एम बराबर G बाई ई। G को सब जानता होगा तुम लोग, 9.8, और एक नॉन इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ वाला E होगा, है ना। एक्चुअली में थॉमसन साहब को एक के बार E बाई एम जो निकलने का कारण था शायद यही रहा होगा, वैसे हम लोग मिल के थोड़े बतियाए थे, कूलम पर केजी। G का पता था, E का पता था, कैलकुलेट हो गया, एक ही बार क्या निकल के आ गया, E बाई एम। मिलिकन साहब क्या किए कि E बाई एम मास 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस बराबर 1.75 इंटू 10 टू द पावर 11। अब एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है जरा देख लो, समझ लेना फिर उतारना। E 1.75 इंटू 10 टू द पावर 11 मल्टीप्लाइड बाई 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31, क्या देखो कितना आता है, 1.75 1.75 मल्टीप्लाइड बाई 9.1, 15.9, थोड़ा और बढ़ाओ यार, 756 वगैरह करते हैं यहाँ पे, देखो थोड़ा सा कम लिए, वहाँ पहुँचते पहुँचते रह गए। 1.756 इंटू 9.1, वही भी 15.9 रहेगा। चलिए 16 मान ले इसको, 16 मान ले इसको, 9-7 है भाई, 15.97 है, 16 मान लेते हैं, इंटू 10 टू द पावर 11 और माइनस 31, कितना, -20। कितना पढ़ते हैं हम लोग इलेक्ट्रॉन का चार्ज, कितना पढ़ते हैं, नहीं है क्या, 10 टू द पावर माइनस कूलम। एक्चुअली में जो ऐसे ही पढ़ लेते हैं वो यही एक्सपेरिमेंट से आया था कि इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम, लिख दीजिए। और फिर मिलिकन वाइल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पता चला। अब बताओ ये क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज अब तुम भी बता सकते हो, एक इलेक्ट्रॉन सटा रहेगा 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19, 2 इलेक्ट्रॉन सटा रहेगा 2 इंटू 1.6, 3 इलेक्ट्रॉन सटा रहेगा। ये तो सब डिपेंड कर जाएगा कि हाउ मच इलेक्ट्रॉन यू स्प्रेड ऑन ऑल ओवर द इलेक्ट्रिक फील्ड। एक इलेक्ट्रिक फील्ड में आप कितना इलेक्ट्रॉन स्प्रेड किए हो, जितना भी किए हो, इसी के इंटीग्रल मल्टीपल में आएगा चार्ज। दैट इज वाई चार्ज Q बराबर N इंटू ई, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गुना इतना कूलम ऑफ चार्ज। लिखिए
इसको ठीक से लिख देते हैं यहाँ पे। क्या हो गया जी? क्वेश्चन सेट करने वाले ने लिखा है कि वाइल ड्रॉप पे फोर्स एक्टिंग, कौन कौन सा फोर्स एक्ट कर रहा होगा? तो ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट कर रहा होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट कर रहा होगा, जो किसके बराबर होगा? mg के बराबर। और दूसरा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, अलग से लिखना यार, क्या कुछ विचार है क्या? E इंटू ई। और तीसरा देखो, ये इसका कोई मतलब नहीं होता है, एयर रेजिस्टेंस तो हो ही रहा होगा ना, हवा किसको छोड़ा है? जब तक पृथ्वी पे हो हवा छूटेगा जी? बोलो बोलो। उसको एयर ड्रैग फोर्स कहते हैं। तो यदि ऑप्शन में लिखा हुआ हो तो ठीक है, वो भी लगेगा। थोड़े ना वैक्यूम में जाकर के एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, हवा का रेजिस्टेंस तो लगेगा ही ना। ये सब नहीं करिएगा, पहला दिन है और आखिरी समझिए, वहीं पे पानी पीजिए। नहीं तो यहाँ क्लासरूम में बैठा हुआ तुम्हारा दोस्त तुमको नौवा बना के छोड़ देगा गांव घर में, समाज में। देखिए वो भी वही करने गया था। ये सब नहीं करिएगा। पानी पीने से कंसंट्रेशन खत्म हो जाता है पढ़ने के समय में। केमिस्ट्री में पढ़ा ना, कंसंट्रेशन नहीं पढ़ा? मोलरिटी पढ़ाए थे। वॉल्यूम बढ़ जाएगा, मोलरिटी घट जाएगा, मतलब कंसंट्रेशन घट जाएगा, तुम डाइल्यूट हो जाएगा यार। इसलिए पानी वहीं पे जाके पीजिएगा, लाइएगा तो कभी नहीं क्लास में, है ना। ये सब काम गलत है। भोज भात में ना आए हैं कि 1.5 घंटा बैठने के लिए एक ठो टॉफी का बड़का वो चॉकलेट चाहिए, फिर 2 टॉफी चाहिए, फिर क्या चाहिए, पानी चाहिए, फिर थोड़ा देर में ठंडा ठंडा कोई पूछेगा। थॉमसन साहब क्या बताए? चार्ज बताए कि स्पेसिफिक चार्ज बताए? थॉमसन ने स्पेसिफिक चार्ज बताया। चार्ज कौन बताए? चार्ज कौन बताए? हाँ, मिलिगन साहब बताए, है ना, मिलिगन साहब बताए चार्ज। मास कहाँ से मिलता है? तो जाते जाते ये सब छोटी छोटी बात पे याद रख लेना। एक मशीन होता है केमिस्ट्री में, मास स्पेक्ट्रोमीटर, है ना। मास measured by a device known as, देखे ये पानी का कमाल देखिएगा, धीरे धीरे क्या नहीं कर देगा, पूरे क्लास का कंसंट्रेशन खराब करके रख देगा, पूरे क्लास को डाइल्यूट कर देता है।
मास मेजर्ड बाय ए डिवाइस नोन एज मास स्पेक्ट्रोमीटर। मास मेजर्ड बाय ए डिवाइस, मास किसका? तो ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल लिख देना था, क्योंकि हम अभी सब एटॉमिक पार्टिकल ही तो बता रहे ना। देखना जी, थोड़ा सा ऊपर करके लिख देना यदि लिख रहे हो तो। मास ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल मेजर्ड बाय डिवाइस नोन एज मास स्पेक्ट्रोमीटर। हम क्या देखते हैं आगे वाले कॉपी में, एक आध जगह पे दिखता ही दिखता है, जैसे हम लिखे ना सब वैसे वैसे ही लिखता है। क्या आपके कॉपी में नीचे जगह नहीं रहता है? थोड़ा साफ साफ नहीं लिख सकते? अब देखिए, ये बगलवा में एक लाइन और खींच के लिखेंगे तो अबरी कहाँ लिखोगे? वो अलग अलग था, वो लिख दिए चले चलेगा, ये भी उसके बगल में देख रहे घुसा रहा है। सब अलग अलग बात है, अलग अलग जगह पे लिखो, इसको और नीचे लिखो, नोट में लिखो। मास मेजर करने का मशीन स्पेक्ट्रोमीटर। ये वाइल ड्रॉप पे फोर्स कौन कौन सा लग रहा है? ग्रेविटी और मेनली इलेक्ट्रोस्टैटिक, और एयर का ड्रैग हर जगह ही लगता रहता है। ये आप हॉरिजॉन्टली चल रहे हैं तो क्या हमको हवा रोक नहीं रहा है क्या? हवा रोक ही रहा है, ये सब जगह लगता है। ठीक है, इसके अलावा क्या बताए? यहीं के बाद मिलिकन साहब एक्सपेरिमेंट के बाद ही पता चला Q बराबर Na। यही वो एक्सपेरिमेंट है जिससे कि आप बोल सकते हैं Q बराबर क्या होगा? Na। यानी E हो गया इलेक्ट्रॉन का चार्ज और Q हो गया चार्ज ऑन एनी बॉडी, Q बराबर Na। हालांकि इसको क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज कहते हैं, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। फॉर्मूला Q बराबर Ne, वेयर N इज इक्वल टू ऑलवेज बी 1 2 3 4 डैश डैश डैश, है ना? मतलब ये है कि किसी बॉडी, कोई बॉडी एक इलेक्ट्रॉन का लॉस गेन कर सकता है तो कितना चार्ज ट्रांसफर हुआ? इतना कूलम। कोई बॉडी 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर रहा है, मतलब 2 इंटू 6×10⁻⁻19। कोई 3 कर रहा है, 3 गुना 1.6 इंटू 10⁻⁻19। 4 कर रहा है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम लिखना चाह रहे हैं। सी मतलब ये बताना चाह रहे हैं कि एक के बाद क्या आएगा? डेढ़ आएगा क्या? डेढ़ आएगा क्या? 1.5 लिख सकते हैं क्या यहाँ पे? 1.25 लिख सकते हैं क्या यहाँ पे? क्या लिख सकते हैं? 1 के बाद 2। दैट इज द मीनिंग ऑफ क्वांटाइजेशन। क्वांटाइजेशन का एक्चुअल मीनिंग जाने हो आज तक? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन का मतलब हम लोग का बिजली बिल क्वांटाइज्ड होता है। नहीं रे, क्वांटाइज्ड का मतलब एक ब्रॉड टर्म है इंग्लिश का, सुनना समझना, जनरल लाइफ में भी काम आता है। बिजली बिल को बताया अभी क्वांटाइज्ड है, 1 यूनिट उठेगा या 2 यूनिट उठेगा, वो 1.5 यूनिट का पैसा ना लेता है कभी। अब इससे भी नहीं ज्यादा समझ में आया। मीटर वाला टेम्पो पटना में लगा है अभी? नहीं, दिल्ली बॉम्बे में है मीटर वाला टेम्पो, कलकत्ता में। उसमें क्या होता है कि पर किलोमीटर, हाँ मीटर लगा रहता है। जैसे हम लोग की गाड़ी में, सबके गाड़ी में नहीं लगा रहता है 60 किलोमीटर पर आवर का स्पीड, कई किलोमीटर चले, तो उसके गाड़ी में भी लगा रहता है कितना किलोमीटर चले। जैसे दिल्ली में फिक्स कर दिया कि
15 किलोमीटर का 10 रुपया लेंगे, मान लेते हैं। 1 यूनिट बना दिया है, बहुत ज़्यादा बोल दिया लगता। 1 किलोमीटर का 15 रुपया ऐसे बोलना था हमको, ठीक है। 1 किलोमीटर का 15 रुपया, तो 2 किलोमीटर चलने का कितना लेगा? 1.5 किलोमीटर चलें तब यूनिट बना दिए फिक्स। 1 किलोमीटर चले तो 15 रुपया लगेगा। ये वो पढ़ाई है लाइफ का। 2 किलोमीटर चले तब 30 रुपया। हमारा सवाल है हम 1.5 किलोमीटर हमको जाना था, तब कितना लेगा वो? हाँ, यही वजह है कि ये पटना में अभी तक न लगा है। एक्चुअली में क्वांटाइजेशन का मतलब 22.5 नहीं होता, 15 के बाद 30 होता है। आप 1 किलोमीटर 100 मीटर भी चल लें तो देना 30 ही पड़ता है, समझे? 1 किलोमीटर के बाद 100 मीटर भी चल गए तो देना कितना है? क्योंकि उसके मशीन में यूनिट कितना उठ गया, वो 2 यूनिट हो गया। जैसे ही 1 किलोमीटर के बाद चक्का बढ़ा, यूनिट दिखा दिया 2। अब वो टेम्पो वाला या टैक्सी वाला लेगा आपसे 30 रुपया। उस 22.5 का चक्कर नहीं। बोलो पटना में चलेगा? है, रोज मारा मारी होगा। अरे भाई, तो तुमको तो पता था कि जब हम बैंक के पास उतरते तो तुम 15 लेते, और कृष्णा अपार्टमेंट हो गया तो तुम 30 ले लेगा। तो हमारा यहीं उतार देता, कहता कि अब मत जाइए आगे आप। यहाँ तक ला दिया, थोड़ा सा दूर और मांग रहा है 30। तो ये नहीं चलेगा, यहाँ नहीं चलता है। इसी वजह से क्वांटाइजेशन का मतलब वही होता है। पहले टेलीफोन बिल भी क्वांटाइज था, जैसे अभी मोबाइल पे अनलिमिटेड आ गया ना। उस समय क्या था? 1 मिनट बात करिए 60 पैसा लगेगा, और 2 मिनट बात करिए तब। अरे बात को समझना, हम उसी बात में ये पढ़ा रहे। क्या रुपया लगेगा? 1 रुपया 20 पैसा लगेगा। और जब 61 सेकंड बात किए तब 1 रुपया 20 पैसा लगेगा। ये जो पहले स्टडी बूथ चलता था, है ना, तो इन लोग बनाया था टेरिफ 2 रुपया में 2 मिनट बात कराता था। अब आदमी घड़ी देखता था, अब बात करता था। मतलब 120 सेकंड होने तक या 119वें सेकंड में रख दे तो कोई बात नहीं, लेकिन 121 सेकंड हो गया तब क्या करेगा? 4 रुपया मांगता था। अब स्टडी बूथ वाले से लड़ाई रोज होता था। भाई हम तो थोड़े से बतिए भी किया, 21 सेकंड बढ़ा, 2 सेकंड बढ़ा, लेकिन वहां तो मशीन है ना, वो तो चेंज हो जाता है। उसी तरीके के बाद 1 के बाद चेंज होगा तो सीधा 2, 1.2, 1.3, 1.5, 1.8, ये सब का कोई वैल्यू नहीं है। एक्चुअली में क्वांटाइज्ड इसी को कहते हैं, है ना, जो एक फिक्स्ड इंटरवल पे इंक्रीज और डिक्रीज करे, जो अमाउंट, दैट अमाउंट विल बी कॉल्ड एज क्वांटाइज्ड। अब आप इंग्लिश में इसको जनरली प्रयोग कर सकते हैं कि भाई ये तो क्वांटाइज्ड है, ये तो फिक्स था, ये तो बढ़ना था, ये इतना अमाउंट से ही बढ़ेगा, ठीक है। मीनिंग ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, Q इज इक्वल टू NE। और जहां पे भी क्वांटाइजेशन वर्ड लगे यही इस्तेमाल करिएगा, यही कॉन्सेप्ट है ना। यही 22.5 के चक्कर में जो है ना अभी, लेकिन यार मेट्रो बस आने भर का देरी है। मेट्रो के बाद थोड़ी आज़ादी पब्लिक की ओर छीनेगी, क्योंकि वो टेम्पो वाला स्टार्ट हो जाएगा। जिसको रिजर्व कर करके चलते हैं वो कहेगा भैया अब क्वांटाइज्ड हो जाएंगे हम, अब हमको जहां ले चलना है ले चलिए। क्योंकि देखते हैं 1 किलोमीटर इधर जाइए, फिर 1 किलोमीटर उधर आइए, मालूम चलता है आमने सामने ही पहुंचे हैं। अभी रोड के ई पार है, रोड के ऊ पार है। चले कितना? 1 किलोमीटर इधर चले जाए और फिर 1 किलोमीटर उधर चले जाए। नहीं, जैसे हम गाड़ी वाले हैं, जरा सोचिए हमारी कितना दुख है डेली का। ऐसे पार कर गए तो फिर ठीक ही है, लेकिन यहाँ से यदि हमको इधर जाना है
फिर कहाँ जाएंगे हम? उस जमुना अपार्टमेंट के पास, उस तिराहा से फिर मुड़ेंगे, तब ना फिर सामने आएंगे। तो यहाँ से वहाँ जाने के लिए हमको कितना ही मुड़ाना पड़ता है। 1 किलोमीटर इधर चल जाइए, 1 किलोमीटर उधर चल जाइए, तब फिर आमने सामने की बात होती है। यही वजह है कि क्वांटाइजेशन मीटर लगाना पड़ता है। अब हम आपको एक क्वेश्चन देने वाले हैं। अब ये क्वेश्चन आप बनाइए, तब हम समझ जाएंगे कि इतना क्वांटाइज जितना समझाए हैं उतना आप समझे कि नहीं समझे। देखिए तो क्या ही कहना चाहता है ये। बना दीजिए इसको, तभी हम इधर गए उधर गए। फिक्स्ड अमाउंट कितना सब जगह बताए, एसटीडी बूथ बता दिए, मीटर बता दिए, टेम्पो टैक्सी सब तो बता दिए। क्वांटाइज्ड का मतलब सोचिए, आप लोग सोच सकते हैं। ए, यस सर ये होगा। यस सर ये होगा, खोजिए बाकी लोग भी। अच्छा, एटॉमिक स्ट्रक्चर निकालिएगा।
थोड़ा पढ़ के समझिए बात को। द वैल्यू ऑफ चार्ज ऑन द वाइल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट ऑब्जर्व वेयर, तो जो भी एक्सपेरिमेंट ऑब्जर्व करेगा वो एनी के बराबर होगा। तो -1.6 इंटू 10⁻⁻19 एक वैल्यू ऑब्जर्व होता है। दूसरा ऑब्जर्व होता है -2.4 इंटू 10⁻⁻19, और तीसरा ऑब्जर्व किया 4.0 इंटू 10⁻⁻19। यहां 4 ही लिखा हुआ है, ठीक है, ठीक है, ये ऑब्जर्व हुआ। तो पूछता है द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, यदि ऐसा ऑब्जर्व हुआ है तो इलेक्ट्रिक चार्ज का वैल्यू क्या होगा इसमें से जो दिया हुआ है। तो यदि बताओ कि 1.6 होगा तो एक इलेक्ट्रॉन में तो चलिए वैल्यू ठीक आया, 2 इलेक्ट्रॉन में 3.2 आएगा, ये आ कितना रहा है 2.4। तो कैसे आ रहा है 2.4? यदि 1.6 होगा तो 2.4 कभी होगा क्या? हाँ, 4 कैसे आएगा? आंसर इज डी। बहुत सारे लोग बताने लगे 0.8 इंटू 10⁻⁻19 होगा, तो एक इलेक्ट्रॉन होगा तो 0.8 इंटू 10⁻⁻19 होगा, 2 रहेगा तो 1.6, 3 रहेगा तो 8 या 24, 5 रहेगा तो 8×5 40, है ना। यदि ये ऑब्जर्वेशन आ रहा है तो इलेक्ट्रिक चार्ज का वैल्यू होता ये, है ना सर। इसीलिए सर ये जो मेहनत करते रहते हैं ना, आप लोग को लगता है झूठे हमको गुना नहीं आ रहा था क्या? ये काम हम किए थे ताकि आप ये सवाल मेरे बिना बताए आप बता दीजिए, लेकिन इतना कौन सोचता है। और इसलिए बताएं कि इस तरह का जो भी सवाल आएगा अब सब बन जाएगा भाई। बढ़े बढ़े, नहीं बुझाया जी? 0.8 चार्ज कैसे आएगा? हैं? देखो जी, ये पूछ रहा है कि 0.8 कैसे आएगा। हमारा रुको रुको, ऐसे नहीं, अब अभी समझना शुरू किया है पहली बार, समझे ना। कभी कभी आदमी बैठ के ऐसे ही सोचते रहता है। फॉर्मूला क्या बताएं हम? Q बराबर है नहीं, तो E बराबर कोई ना कोई बताया ना आपको, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, कोई बताए? ठीक है, यदि 1.6 इंटू 10⁻⁻19 आएगा तो चार्ज का ऑब्जर्वेशन हम आपको बता रहे थे कितना कितना आ सकता है। तो 1.6 के मल्टीपल आया 1 2 3 4। उस क्वेश्चन में बुझा ना इस बात को, उस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक एक्सपेरिमेंट में हमको चार्ज का मल्टीपल ये आ रहा था, तो एक यूनिट चार्ज कितना होगा? तो 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 5 40, क्यों नहीं होगा 8 है। 1.6 यदि हमारा लेंगे तो कभी ये 2.4 आ पाएगा क्या? कभी 4 आएगा? 2.4 लेंगे तो कभी 1.6 आ पाएगा क्या इंटीग्रल मल्टीपल में? यदि 4 लेंगे तब 4 चौक 16, 24 24, लेकिन ये 16 होने से पहले ये 20 भी होने लगेगा, है ना। ये 19 ही है, रहना तो 19 ही है, 20 ना हो जाएगा? नहीं समझ रहे? 0.4 नहीं है, 4 इसको 2 से मल्टीप्लाई करिएगा तो 4 दूनी 8 होगा, गुना 10⁻⁻9 होगा, गुना 3 कीजिएगा तो 12, 4 कीजिएगा तो 4 चौक 16 इंटू 10⁻⁻19 होगा। 1.6 इंटू 10⁻⁻19 तो नहीं ना आएगा क्या? 0.04 से गुना करना पड़ेगा, समझ रहे हैं? इंटीग्रल मल्टीपल नहीं हुआ, तो ये रहेगा तो सब इंटीग्रल मल्टीपल होगा या नहीं होगा?
तो ये चारों में से वही खोजना था। इसको कहते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर खोज देना था उस तीनों का। ठीक है, बहुत भुकाते हो तुम लोग, ये कुछ छोटी बात समझने में इतना टेंशन दिया है। नाउ द डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। हम सोचे ना कि यार ये सब खत्म कर देंगे, प्रोटॉन का डिस्कवरी, ओरिजिन कैसे होगा। प्रोटॉन की डिस्कवरी कौन किए थे? हाँ, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन बाय एनोड रेज एक्सपेरिमेंट हुआ है। और इसको कैनाल रेज एक्सपेरिमेंट भी बोलते हैं। बाय गोल्डस्टीन, है ना, ये गोल्डी भाई साहब, गोल्डस्टीन भाई साहब, है ना, थॉमसन के बाद गोल्डस्टीन साहब। गोल्डस्टीन साहब क्या कहना चाह रहे हैं? गोल्डस्टीन साहब समझिएगा, सुनिएगा, पूरा थ्योरी 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 है। डिस्चार्ज ट्यूब लेंगे फिर से। देखो जी, ये भी डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट ही आपको दिखाई दे रहा होगा, है ना, डिस्चार्ज ट्यूब ही है ये। इस बार जो है एक परफोरेटेड कैथोड लेना है। कैसा कैथोड? पिछले दिन खोज रहा था सब कोई ऐसा वाला कैथोड, परफोरेटेड कैथोड। और ज़्यादा कुछ नहीं, ये चलनी जैसा है, घर में जो स्टील का चालनी होता है, आटा चालने वाला, उसी के जैसा। उसमें देखते हो छेद 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 रहता है, हाँ वैसे ही छेद छेद है, परफोरेटेड कैथोड बोलते हैं।
और ये वाला एनोड है। 10,000 से 20,000 वोल्ट दिया और प्रेशर को 1/100 एटीएम कर दिया, 1/100। अंदर में गैस मॉलिक्यूल कुछ होगा, है ना। प्रेशर हम लोग डिक्रीज करते हैं वैक्यूम पंप से जोड़ करके, ठीक है। इस बार ग्रीनिश ग्लो परफोरेटेड कैथोड के पीछे हो रहा है, यहां पे हो रहा है सामने। वो जो चलनी लगाए थे उसी के पीछे हो रहा है, देखो ऐसे ऐसे। ठीक है। अरे इधर देखिएगा, जब ऐसी बात हुई तो जो ऑब्जर्व करके कंक्लूजन निकालते हैं वो क्या कहेंगे कि कुछ इनविजिबल रेज जो है किधर से आने लगा, एनोड के तरफ से आने लगा और परफोरेटेड कैथोड के पीछे इंसिडेंस किया, ठीक है। परफोरेटेड कैथोड के पीछे इंसिडेंस किया। चूंकि रेज एनोड के तरफ से आ रहा है इसलिए नाम रख दिया एनोड रेज। चूंकि ये रेज इस केनाल से पास हुआ, परफोरेटेड जो छिद्र है उससे पास हुआ, इसलिए नाम रख दिया केनाल रेज। तो एनोड रेज एक्सपेरिमेंट या केनाल रेज एक्सपेरिमेंट क्यों कहते पता चला, चूंकि रेज एनोड के तरफ से आता है इसलिए एनोड रेज एक्सपेरिमेंट। चूंकि ये केनाल से पास होता है इसलिए केनाल रेज एक्सपेरिमेंट। कंडीशन कैसा है, डिसाइटिव एक्सपेरिमेंट विलियम क्रूक साहब वाला, कि एट वेरी लो प्रेशर एंड एट हाई वोल्टेज द गैसेस आर कंडक्टिंग इन नेचर। इसके अंदर जो गैस है इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन करने लगा। बनाइए फोटो, ऑब्जर्वेशन कंक्लूजन लिखना है। हाँ हाँ, पेनिट्रेशन पावर इसको कम होता है, कैथोड रेज का पेनिट्रेशन पावर ज़्यादा होता था, इसलिए परफोरेशन लेने की ज़रूरत नहीं थी। इस बार परफोरेटेड नहीं लेंगे तो ये पास नहीं करेगा, ये रुक जाएगा। ऐसा ये भाई साहब जो गोल्डस्टीन साहब है ना, ये पहले लिए होंगे सॉलिड रड ही लिए होंगे, तो हुआ कुछ नहीं, तब ये देखे छिद्र युक्त कैथोड लेकर के। कैसा कैसा कैथोड है, ऐसा ही है। इसी को एनोड रेज और केनाल रेज कहते हैं। इसके अंदर कोई भी गैस आप ले सकते हैं, पिछले दिन बताए थे। कोई गैस लेंगे और उसका प्रेशर कम करना है। कितना प्रेशर कम करना है, जितना है उसका 100वां भाग करना है। काय को कम करना है, तो बोलेंगे सर ऐसे गैस जो है ना इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन नहीं करता है, लेकिन प्रेशर हम लो कर देंगे और वोल्टेज हम हाई ले लेंगे तो गैस इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन करने लगेगा, है ना। उसके भी प्रॉपर कारण है, बस एनोड रेज खत्म करने के बाद वो कारण बताना है कि क्यों गैस लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर पे इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन करने लगता है।
नॉर्मली तो ये नहीं करता है, लेकिन लो प्रेशर और हाई वोल्टेज पे क्यों करता है ये? चलिए बना दिए फोटो। ऑब्जर्वेशन लिखें, गोल्डस्टीन ऑब्जर्वेशन। at very low pressure and at high voltage, the ZNS screen placed behind the perforated cathode produces phosphorescence or greenish glow or scintillation. Conclusion, क्या है कंक्लूजन? Some of the invisible rays coming from the side of anode incidence on the ZNS screen and produces greenish glow and produces phosphorescence. Since the rays coming from the side of anode is known as anode rays, और लिख सकते हैं, और also the rays passing through perforation of cathode is known as canal rays.
लिख दिए? अगर कुछ पॉइंट्स बोल भी देंगे तो लिख लोगे तुम लोग। ये जो आज डीपीपी मिला है ना, इसको अभी डेली लेके आना है ना, एक दो दिन। ये आज में भी कुछ क्वेश्चंस होगा, अगले दिन पढ़ाएंगे उसमें भी कुछ क्वेश्चंस होगा उसमें। इसमें रेडियो एक्टिविटी भी टॉपिक शायद मिला हुआ होगा। कहाँ है? कोई आवाज आ रहा है? लिख दिया ऑब्जर्वेशन कंक्लूजन। कैथोड एनोड समझ गया, परफोरेशन क्यों है ये तो प्रॉपर्टीज में समझाना है। जो बात हुआ अभी वही है, सही बात कि एनोड रेज में ना मास जो है ज्यादा है, इसलिए इसका पेनिट्रेशन पावर कम है। ये एकदम बुलेट तरह का कॉन्सेप्ट है कि यदि बुलेट बुलेट वो मारने वाला बुलेट, इनकाउंटर वाला, यदि दाना छोटा होता है पेनिट्रेशन ज़्यादा होता है, और उसमें जब दाना बड़ा होता है तो सनी देओल टाइप का आदमी बॉडी वॉडी से टकरा के भेज देता है मेरे भाग, पेनिट्रेशन पावर कम हो जाता है ना। इतना बड़ा बड़ा गोली है, वो लगता कहाँ है, वो धंसता है, टाइट कर देगा तो इधरे रह जाएगा। अब पतला का महीन वाला जल्दी घुस जाता है। यही कंसेप्ट है यहाँ पे पेनिट्रेशन पावर में, कि इलेक्ट्रॉन बहुत हल्का पार्टिकल होता है, इसलिए उसका पेनिट्रेशन पावर ज़्यादा था। और इसमें प्रोटॉन है एनोड रेज में, तो ज़्यादा मास वाला है, इसलिए इसका पेनिट्रेशन पावर कम है। इसलिए पहले से परफोरेशन बना के रखना पड़ता है ताकि वो पास कर जाए, ताकि वो स्क्रीन पे आ जाए, है ना। नहीं तो स्क्रीन ही पे रुक जाता, मतलब स्क्रीन से पहले ही रुक जाता, इसलिए परफोरेशन बनाना पड़ा है। यही स्क्रीन है भाई साहब, जेडएनएस स्क्रीन। टीबी में जो स्क्रीन रहता है उसके अंदर फास्फोरस का कोटिंग रहता है, सीआरटी टीबी में, डिब्बा वाला टीबी में फास्फोरस होता है उसमें। नाउ द प्रॉपर्टीज ऑफ एनोड रेज। एनोड रेज के भी पाथ में, अब आई थिंक फोटो बनाना नहीं पड़ेगा, साइज समझ लो। एनोड रेज के पाथ में भी यदि कोई ऑब्जेक्ट रखेंगे तो शैडो बन जाएगा। इसका मतलब एनोड रेज भी स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है। एनोड रेज के पाथ में भी कोई लाइट पेडल रख देंगे तो वो रोटेट कर जाएगा। इसका मतलब एनोड रेज में भी कोई मटेरियल पार्टिकल है जो कि काइनेटिक एनर्जी लाइट पेडल में ट्रांसफर कर देगा। समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं? यदि एनोड रेज को एक इलेक्ट्रिक फील्ड में ले जाते हैं तो वो नेगेटिव टर्मिनल की तरफ डिफ्लेक्ट करता है। इसका मतलब एनोड रेज में जो मटेरियल पार्टिकल है उसमें वो पॉजिटिव चार्ज है ना। इसी मटेरियल पार्टिकल को, जिसमें पॉजिटिव चार्ज है, उसी मटेरियल पार्टिकल को हम प्रोटॉन कहेंगे बाद में, ठीक है।
तो लिखिए पहला प्रॉपर्टीज, एनोड रेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। ठीक है, हो जाएगा इतना से। क्यों कहते हैं ये बात? एज इट कास्ट शैडो ऑफ एन ऑब्जेक्ट placed in their path. A node ridge also transfer kinetic energy or momentum to a pedal placed in their path. Since पैडल क्या करेगा? टर्न कर जाएगा या फिर रोटेट कर जाएगा। तीसरा, इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड द एनोड रेज, क्यों भाई क्या हो रहा है? एनोड रेज deflected towards negative plate of electric field. Negative plate of electric field. क्या किया जाए? फोटो बनाया जाए। बढ़े बढ़े। समझा? चौथा, फोर्थ, फोटो बनाइए। हमको नहीं लगता था जरूरत। अच्छा, जब मौका ही दिए हो तो कुछ करबे करेंगे, कुछ और ही करते हैं।
जानते हो, बिना वैक्यूम पंप लगाए डिस्चार्ज ट्यूब नहीं बनेगा। है ना, जितने भी डिस्चार्ज ट्यूब होते हैं ना, तो देखना कि प्रेशर घटाने के बाद, डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर प्रेशर घटाने के बाद यहाँ पे एक मोल्ड का साइन रहेगा। जितना ये ट्यूब रहता है, जितना वो पिक्चर ट्यूब हो चाहे ये ट्यूबलाइट हो, सारे में एक मोल्ड का डिजाइन रहेगा कहीं पे कोना में, जहां पे आपको नहीं दिखेगा नॉर्मली, मतलब खोजने से दिखेगा। क्यों? वहां से क्या किया जाता है, उससे प्रेशर निकाला जाता, मतलब गैसियस गैस को निकालेंगे, प्रेशर अपने आप ही घट जाएगा। तो 1/100 एटीएम, इसलिए ऐसा बना ही देना चाहिए ऐसे 1/100 एटीएम। और यहाँ 10,000 से 20,000 वोल्ट। और ये कोई बहुत ही आश्चर्य वाला बात नहीं कि 10,000 से 20,000 वोल्ट। ये जो तार देख रहे हो ना पोल पे, पोल टू पोल, ये 3 गो तार देखते होगे, बोला 3 फेज है। ये 11,000 11,000 11,000, वो 33,000 वोल्ट का है ना। एक तार में 11,000 वोल्टेज जाता है, 11 तिया 33,000, तो ये 10 से 20,000। 10 से 20,000 इसलिए कि डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर अलग अलग गैस ले सकते हैं आप, जिसमें अलग अलग वोल्टेज रह सकता है। अब आप डिपेंड करता है कि आप हाइड्रोजन लिए कि नाइट्रोजन लिए कि ऑक्सीजन लिए कि हीलियम लिए कि नियॉन लिए। अब इस पर एक लाइट पेडल रख देंगे, देखें लाइट पेडल कहाँ देखे हैं? हाँ, मेला में। और ये परफोरेटेड कैथोड है। अब इसकी प्रॉपर्टीज भी लिखनी है। परफोरेटेड कैथोड क्यों है? चौथा प्रॉपर्टीज वही है। परफोरेटेड कैथोड क्यों है? क्योंकि एनोड रेज का पेनिट्रेशन पावर कम है। ये देखो शैडो बन गया स्क्रीन पे, ठीक है। स्क्रीन पे शैडो बनने का मतलब है कि ये रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन करता है, ये सीधा सीधा प्रोपगेट करता है। अब ऐसे ही ये रास्ता में मिलेगा, तो इसमें पार्टिकल है, ये मोशन में है, तो ये काइनेटिक एनर्जी इसमें क्या करेगा, ट्रांसफर कर देगा काइनेटिक एनर्जी, जिसके वजह से ये पैडल रोटेट करने लगेगा इस डायरेक्शन में। ठीक है, शैडो बना दिया, रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन, एनोड रेज प्रोपगेट इन स्ट्रेट लाइन, लाइट पैडल को रोटेट करा दिया, मतलब काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर कर दिया। यदि इसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, मतलब कि एक ऐसा यहां पे फील्ड डेवलप कर दें, तो ये पॉजिटिव नहीं निगेटिव प्लेट के तरफ क्या होगा, डेविएट कर जाएगा ऐसे। ठीक है, जितना ज़्यादा चार्ज होता है कहता है उतना ज़्यादा डिफ्लेक्शन, जितना ज़्यादा मास उतना कम डिफ्लेक्शन। वो चार्ज बाई मास में भी था, E/m, आगे बता देंगे। तीनों प्रॉपर्टी एक्सप्लेन हो गया। इसमें चौथी प्रॉपर्टी भी दिखाई दे रही है, पेनिट्रेशन पावर कैथोड रेज से कम। तो अगला प्रॉपर्टीज चौथा, एनोड रेज has less penetration power
then cathode rays. That is why we take perforated cathode. That is why we take perforated cathode. Anode rays also ionizes the gas through which it passes. चूंकि इसमें भी पॉजिटिव चार्ज होता है तो गैस के आयोनाइजेशन संभव है। और कौन सा प्रॉपर्टीज है कैथोड में, और क्या पढ़े थे? कौन था? वो तो लास्ट ही था ना, बस इतना ही था। उसके अलावा एक उसमें एक्सरेज वाला होगा, इसमें एक्सरे नहीं है। नेक्स्ट वही है छठा। लिख दिया? नहीं, कितना अच्छा तो डिस्चार्ज ट्यूब लग रहा है ये, पूरा कलरफुल डिस्चार्ज ट्यूब है। वो इनविजिबल रेज होता है एनोड रेज, है ना, उस दिखता नहीं ही है। बड़े छठा, a specific charge on anode rays varies and depends on the nature of gas taken inside the discharge tube। कह रहे हैं कि स्पेसिफिक चार्ज एनोड रेज का वैरी करेगा, कांस्टेंट नहीं होगा, और ये डिपेंड करेगा कौन से नेचर ऑफ गैस आपने डिस्चार्ज ट्यूब में लिया है। इलेक्ट्रोड के नेचर पे नहीं, लेकिन किस नेचर पे डिपेंड करेगा? नेचर ऑफ गैस पे। इफ यू टेक हाइड्रोजन गैस तब स्पेसिफिक चार्ज अलग आएगा। इफ यू टेक हीलियम गैस तब चार्ज अलग आएगा। मतलब समझ रहे हैं क्या कह रहे हैं? जब आप हाइड्रोजन गैस लेंगे तो चार्ज अलग आएगा, और यदि आप हीलियम गैस लेंगे तो चार्ज स्पेसिफिक चार्ज, नॉट चार्ज, स्पेसिफिक चार्ज अलग आएगा। ऑक्सीजन लेंगे तो स्पेसिफिक चार्ज अलग आएगा। डिफरेंट स्पेसिफिक चार्ज if you take different gas inside the discharge tube, और यही वो प्रॉपर्टी था जो कैथोड रेज से डिफरेंट था।
ठीक है। अब ये प्रॉपर्टीज पढ़ने के बाद कंक्लूजन, यही वो प्रॉपर्टीज था जो कैथोड रे से अलग है। क्यों अलग आएगा ये कारण अगले दिन, दो चीज का कारण जानना है अगले दिन। क्यों प्रेशर 1/100 ATM और वोल्टेज 10,000 से 20,000, क्यों अलग अलग गैस लेने पे कैथोड रेज का E/M सेम ही आता है लेकिन एनोड रेज का सेम नहीं आता, अलग अलग आएगा। ये दो बात जानेंगे। और तीसरा ये बात नया जानेंगे कि कैथोड रेज एनोड रेज निकलता कहां से, फ्रॉम वेयर दे आर ओरिजिनेटेड। कैथोड रेज एनोड रेज एक्चुअली में आ कहां से रहा है, क्या वो कैथोड प्लेट से आ रहा है या एनोड प्लेट से आ रहा है, ये सब अगले दिन। ना यहां पे कंक्लूजन लिख देते हैं। द मटेरियल पार्टिकल which consist anode rays carry positive charge and called as proton। है ना, जो मटेरियल पार्टिकल है एनोड रेज को बनाया है उसमें पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है और उसको हम क्या कहते हैं जी, प्रोटॉन कहते हैं। कोई समस्या, और समस्या होने पे क्या करना है, नहीं समझा।